वेलकम बैक नाज़रीन, राइजिंग पाकिस्तान के साथ आज जब हमारा ये सेगमेंट आता है तो हमारे साथ हारून शुएब आते हैं और आज हमारे साथ वो डिस्कशन करेंगे। हम याद करेंगे सजाद किश्वर साहब को, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशंस को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ हम निसार बज़मी साहब को याद करेंगे, मौसीकार, कंपोज़र, और पाकिस्तान के दोनों जो बड़े नाम हैं वहाँ दुनिया से तो पर्दा कर चुके हैं मगर आज भी हमारे दिलों में हैं, और उनके बारे में आपको डिटेल्स, उनकी लाइफ, उनकी कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे हमारे साथ हारून शुएब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। हारून, ये वही सेगमेंट होता है जिसमें हम बात करते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोगों की बड़ी बातें। शुरू करेंगे सजाद किश्वर साहब से। पिछले हफ्ते उनका इंतकाल हुआ 24 मई को, और क्या बड़े फनकार थे जी। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, पूरा एक करियर हमें नज़र आता है, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, 100 से ज़्यादा फिल्में की उन्होंने और 1000 से ज़्यादा ड्रामे, और ज़्यादा एसोसिएशन उनकी पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ही रही, तो इस्लामाबाद सेंटर के साथ रही, तो हम सब की यादों में वो हैं और हमेशा रहेंगे। और हम इसी तरह उनको याद करते रहेंगे। जो पाकिस्तान टेलीविज़न के देखने वाले हैं उनको याद है कि कैसे कैसे यादगार किरदार उन्होंने अदा किए हैं। एग्जैक्टली, वो सारे किरदार जिनमें आप रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो यूथ हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, हर तरह के किरदार क्योंकि उन्होंने निभाए। और अक्सर मैं सबीन कहता हूं कि जिन लोगों की ट्रेनिंग रेडियो से हुई है ना, वो जो आवाज का इस्तेमाल है वो सज्जाद किश्वर साहब का भी बहुत खूबसूरत नजर आता है। इतनी इतनी जानदार आवाज उनकी कि मतलब आप आंखें बंद करके भी उनका ड्रामा जब देखते हैं, देखते तो क्या होंगे आंखें बंद करके, लेकिन जब आप सुनते हैं तो फिर आप उससे भी असर लिए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि वो आवाज़ से भी वो आपको उस ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस कैरेक्टर के साथ। मैं इस लिहाज से खुश नसीब हूँ कि मैंने उनके साथ 2 सीरियल्स में अच्छा। हाँ। और जो मेरा इज़राब सीरियल था तो उसमें मेरे वालिद साहब का उन्होंने किरदार अदा किया, मास्टर साहब का। अच्छा। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बात उनकी शेयर कर लेता हूँ। जी कि जब मैं उन्हें एक दफ़ा मिलने गया और रेहान शेख भी कराची से आए थे तो हम उन्हें मिलने गए, तो उन्होंने एक बात कही कि आज 70 साल गुजर गए मेरी माँ को पर्दा किए हुए, और अब मुझे वो बहुत याद आती है। जी, वो आज तक बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि इंसान को जो है ना, और फनकार तो आपको पता ही है हसास होता है, और जितना बड़ा फनकार होगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये बिल्कुल बड़ा नाम हमारे लिए, और हम उनको मिस करते हैं, मिस करते रहेंगे, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। और इसी तरह अब हम बात करेंगे निसार बज़मी साहब की, जो एक और बहुत बड़ा नाम, एक लेजेंड, हमारे फिल्मों के, टेलीविज़न के म्यूज़िक कंपोज़र, मौसीकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं निसार बज़मी साहब की एक छोटी सी एक वीडियो हमने कंपाइलेशन बनाई है। जी, उससे पहले एक तस्वीर थी मेरी सजाद किश्वर साहब के जी जी बिल्कुल हम देख रहे थे जी, प्यार था उनका, शफ़क़त थी जी। वीडियो बहुत याद आएंगे वो दिन, मुझे तड़पाएंगे वो दिन, सनम तेरी कसम बहुत याद आएंगे। कंपोज़र के लिए रागों की अच्छी मालूमात होनी चाहिए, सुरों का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये उसको आना चाहिए। गज़ल लाई और पहली रंजिश ही सही, जो बोल बन गया खुद दिल से निकला और धुन बन गई, बहुत अच्छी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहले धुन जब शुरू करता है मौसीकार बनाना, तो उसके बनने, उसके शुरू होने में ही पता चलता है कि अच्छी बनने लगी है। कोई शक्ल जहन में ऐसी आ जाती है कि एक आधा सा टुकड़ा आया और उसको लेकर बैठ गए तो एक अच्छी शक्ल निकल आई। मेरे वालिद बहुत पसंद करते थे, मैं नज़में पढ़ता था, मैं नातें पढ़ता था बचपन में, तो बहुत पसंद करते थे। मुझसे खुद फरमाइश करके सुनते। लिखा हुआ शायर का गज़ल या गीत जो उसने लिखा, जो सोच कर लिखा, उसमें तोड़ जोड़ करना अच्छा नहीं। जब मैं गाता था उस वक्त भी मैं अपनी ही कंपोजिशन गाता था बचपन ही से। कुछ नाम मेरा हो गया और मैं टीवी में आया तो फिर मैंने कंपोजिशन शुरू की बाकायदा। पहले धुन जब शुरू करता है मौसीकार बनाना, तो उसके बनने, उसके शुरू होने में ही पता चलता है कि अच्छी बनने लगी है, और फिर अच्छी बन जाती है, अल्लाह का शुक्र है। शुरू की तरतीब जो है वो मौसीकार जब तरतीब देता है तो उसी वक्त उसको वो सुर असर करते हैं उसके दिल पर। कभी कभी तो ये होता है कि रोना आ जाता है। जब मुझे अपने कंपोजिशन में मज़ा आता है, आना चाहिए, मुझे मज़ा आना चाहिए, तो लोगों को भी मज़ा आएगा।
लोग भी उसको पसंद करेंगे, जरूर पसंद करेंगे जी। मैं कहूंगी दो बड़े बड़े नाम साथ में हमने मैडम नूरजहां को भी देखा। बिल्कुल, आपने मैडम नूरजहां को भी देखा और महनाज बेगम को भी देखा। तो निसार बज़मी साहब जो थे 1924 में मुंबई में पैदा हुए, जो बॉम्बे हम पहले उसको कहा करते थे। तो वहाँ पे पैदा हुए और गुर्बत थी ख़ानदान में, कुछ इस तरह आमदनी का ज़रिया नहीं था। तो बहुत छोटी उम्र से उन्होंने उनको काम करने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने 11 साल की उम्र में एक कव्वाली पार्टी ज्वाइन की और वहाँ से उन्होंने अपने म्यूज़िक का सफ़र शुरू किया। तो यासीन कव्वाल हुआ करते थे, उनके वो हमनवा के तौर पर 11 साल की उम्र से ही अटैच हो गए और वहाँ से उनका शौक़ डेवलप हुआ म्यूज़िक के साथ, कान उनका बनना शुरू हुआ, उनको म्यूज़िक की समझ आना शुरू हुई। फिर उन्होंने बाकायदा क्लासिकल की तरबियत ली, जो कि उन्होंने उस्ताद अमानुल्लाह खान, एक बहुत बड़े क्लासिकल गायक थे, उनसे उन्होंने फिर क्लासिकी मौसीकी सीखनी शुरू की और 1939 में वो रेडियो से मुंसलिक हो गए। रेडियो के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया और अच्छा काम किया। खातिर गज़नवी साहब के साथ रेडियो का बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो खातिर गज़नवी साहब के साथ उन्होंने ड्रामे भी प्रोड्यूस किए। तो आवाज़ को समझना, उसकी मॉड्यूलेशन क्या होनी चाहिए, उसका ज़ेरो बम जो है वो निसार बज़मी साहब ने रेडियो से सीखा। हारून, यहीं पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि सवाल है बल्कि मेरा ये आपसे कि 11 साल की उम्र से उन्होंने जो है वो म्यूज़िक को समझना शुरू कर दिया, अपने करियर का एक तरह से आगाज़ कर दिया। बिल्कुल। शोहरत किस टाइम पे हासिल हुई, कितना टाइम लगा, क्या स्ट्रगल? देखिए, 40 फिल्मों का म्यूज़िक तो उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ही दिया। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में वो ऑलरेडी एज अ म्यूजिक कंपोजर अटैच हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद, और वो 1962 में पाकिस्तान आए कुछ साल के बाद, और यहाँ पर वो आए थे अपने रिश्तेदारों से मिलने। लेकिन फिर उनको जो हैं AR ज़मींदार साहब थे, एक प्रोड्यूसर थे फिल्म के, उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि आप लाहौर चलिए मेरे साथ, और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री से उनको मुतारिफ कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं तो पाकिस्तान में ही रहूँगा और मैं यहीं काम करूँगा। शुरू में एक फिल्म हेड कांस्टेबल बनाई उन्होंने, 1962 की बात है, जिसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया, लेकिन वो इतनी हिट नहीं हुई। फिर एक उस फिल्म में एक गाना था, वो तमन्ना और क्या। इसका बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है जो कि मैं सुनाना चाहूँगा। मैडम नूरजहां ने गाया और निसार बज़मी साहब ने इसका म्यूज़िक दिया और लोगों ने सुना था। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, मास्टर अब्दुल्ला, ये बड़े बड़े मौसीकार हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने सुना था कि एक नया लड़का आया है जो कि मैडम से गाना गवाने लगा है। मैडम ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम थी। तो वो सब लोग स्टूडियो आ गए और निसार बज़मी साहब बावजूद इसके कि वो नए आए थे इंडस्ट्री में, उन्होंने मैडम से कोई 19 टेक कराए इस गाने के। और मैडम का भी बड़ापन कि मैडम नूरजहां होने के बावजूद उन्होंने जितनी दफ़ा निसार बज़मी साहब कहते रहे कि रीटेक दें, तो वो रीटेक देती रहीं। तो सब लोगों ने आखिर में आकर निसार बज़मी साहब को कहा कि बस करे सर, हो गया। आई थिंक अच्छा टेक मिल गया है, तो आगे चलते। तो ये एक बड़ा मजे का वाक़या है। लेकिन तो उन लोगों में से कि जिनको अपने काम में परफेक्शन चाहिए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, जितनी भी एफर्ट लग जाए। अच्छा, ये वही था कि जिसमें हो तमन्ना क्या जाने तमन्ना तुम हो तमन्ना और क्या, जाने तमन्ना आप हैं, क्या करूंगी लेके दुनिया, मेरी दुनिया आप हैं। क्या बात है जी। बड़ा खूबसूरत रोमांटिक गाना है मैडम का ये। तो ये यादगार गाना उन्होंने शुरू में ही कंपोज किया। अच्छा, निसार बज़मी की एक बड़ी मज़े की बात ये कि उनके गाने आज आप सुन लें, ये सुन लें, या वो मेहदी हसन साहब ने एक और लाजवाब गीत निसार बज़मी की मौसीकी में दिया, रंजिशी सही, अहमद फराज साहब की शायरी है। तो ये गाने वो बना दिए निसार बज़मी ने जिनको आप टिल का जोर लगा लें, जिसको कहते हैं ना, लेकिन आप इनको बदल नहीं सकते। इसके भी 18 टेक्स जी बिल्कुल। और वो इतने परफेक्शनिस्ट थे कि बड़ा ऑर्केस्ट्रा लगाते थे। म्यूजिशियन उनको लाहौर से चाहिए हो, कराची से चाहिए हो, रिकॉर्डिंग लाहौर में हो रही हो तो कराची से मंगवाया जाएगा, कराची में हो रही हो तो लाहौर से मंगवाया जाएगा, और वो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा लगाने का जो एजाज़ है वो भी निसार बज़मी साहब के पास है। तो वो 70 म्यूजिशियंस को बिठाकर भी ऑर्केस्ट्रा लगवाते थे, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न नोटेशन भी पढ़ी बाकायदा। ये नहीं सिर्फ के क्लासिकल सीखा और सिर्फ जो पाकिस्तानी या बड़े-सगीर का म्यूज़िक है उसी को वो समझते थे, उन्होंने वेस्टर्न नोटेशन भी पढ़ी और फ्रेंच म्यूजिशियन से जाकर सीखा उन्होंने बाकायदा। और फिर वो जब अपना ऑर्केस्ट्रा लगाते थे और फिर उसके अंदर वो जब मैजिक क्रिएट करते थे, तो वो हमने एक के बाद एक फिल्मों में अगर आप देखें तो क्या क्या खूबसूरत गाने उन्होंने दिए हैं। मुझे याद है उमराव जान एक फिल्म है पाकिस्तानी, रानी बेगम की और शाहिद साहब की। तो वो उस फिल्म के लिए उन्होंने इतने यादगार गाने दिए। रूना लैला से उन्होंने अक्सर गाने गवाए।
अच्छा, मैडम के साथ निसार बज़मी की बड़ी एक लव हेट रिलेशनशिप थी। वो दोनों एक दूसरे को एडमायर भी बहुत करते थे, आर्टिस्ट थे बहुत बड़े, लेकिन साथ साथ एक उनकी वो रहती थी थोड़ी सी टेंशन भी। तो सारे गाने जो थे वो रूना लैला ने गाए। आखिरी गाना जो था, जो क्लाइमेक्स का सॉन्ग है, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, वो फिर निसार बज़मी ने कहा कि ये मैडम से मैं गवाऊंगा, और फिर उसके लिए उन्होंने मैडम को सिलेक्ट किया और मैडम ने वो गाना गाया। तो निसार बज़मी साहब की एक ये बात बहुत याद रखने वाली है, और नए म्यूजिशियंस के लिए और नए मौसीकारों के लिए भी ये बहुत अहम है कि वो गाना उसी से गवाते थे जिसके लिए वो समझते थे कि ये गाना सबसे सूटेबल होगा। वरना आमतौर पे ये होता है ना कि जी पॉपुलर कौन है, किसकी ज्यादा फॉलोइंग चल रही है, कौन ये आजकल इन आजकल भी देखा जाता बिल्कुल है। बिल्कुल वो इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उसी पे अगर आप मुझे जैसे बता रहे थे, आप ही की बात बताइए, बात बता रहा हूँ कि मेहदी हसन साहब से उन्होंने पहले गवाया मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, मगर फिर वो सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर उन्होंने मुजीब आलम से गवाया और मुजीब आलम उस वक्त। और अच्छा, फिर वो जो थे ना वो रिस्क टेकर भी थे। अच्छा। क्योंकि इनोवेशन बहुत लेकर आए म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक में, तो फिर वो रिस्क लेते थे नए म्यूजिशियंस के ऊपर, नए गुलकारों के ऊपर। तो बहुत सारी आवाज़ें, आपने महनाज बेगम को देखा कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, नाहिद अख्तर को, ताहिरा सैयद से प्लेबैक सिंगिंग कराई। हालांकि लोग आमतौर पे समझते थे कि ताहिरा सैयद जी जो हैं उनकी आवाज़ शायद प्लेबैक सिंगिंग के लिए इतनी सूटेबल नहीं है, लेकिन आपको वो गाना याद होगा, ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए। तो ये ताहिरा सैयद ने गाना गाया और ये निसार बज़मी ने उनको कहा कि आप गाएं। रूना लैला को उन्होंने बहुत सारे गाने फिल्मी इंडस्ट्री के गवाए। नाहिद अख्तर का मैंने जिक्र किया, बहुत अच्छी सिंगर, बड़ी सिंगर हैं, तो उनसे उन्होंने बहुत गाने गवाए। मुजीब आलम साहब का आपने हामून याद कराया, हम सुबह ही बात कर रहे थे। तो ये वो आवाज़ें थी जिनको जो म्यूजिशियंस थे वो उस तरह मौके नहीं दे रहे थे, लेकिन निसार बज़मी ऐसे म्यूजिशियन थे जिन्होंने उनको कहा कि बिल्कुल इनसे मैं गवाऊंगा, क्योंकि मेरे गाने की ये डिमांड है कि मुझे ऐसी आवाज़ चाहिए। तो वो हमेशा फिर वो कहते थे कि चाहे सिंगर बड़ा हो छोटा हो, बड़े सिंगर के साथ भी काम किया, मेहदी हसन की बात की, मैडम की बात की, लेकिन फिर जो यंग सिंगर्स थे जहां उनको लगा कि ये गाना उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, उन्होंने उन्हीं से गवाया। बिल्कुल ऐसा ही। और हारून, यही बड़ी मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपने जितनी भी स्ट्रगल्स बताई, जितनी भी आपने, मैं तो इसको एक स्टोरी कहूँगी, रियल लाइफ स्टोरी, जिससे हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मैं ऐड करूँगी कि कहीं पर शॉर्टकट नहीं था, बिल्कुल नहीं। 11 साल की उम्र में जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसके साथ वो स्टेप बाय स्टेप चले, और 140 फिल्में पाकिस्तान में उनके क्रेडिट पर हैं एज अ म्यूजिशियन। तो शॉर्टकट का तो सवाल ही नहीं पैदा। इतनी लंबी इनिंग वही खेल सकता है जो कि कमिटमेंट रखे अपने आर्ट के साथ, और वो कहे कि जी मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और यही वजह है कि जब उन्होंने देखा कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, पंजाबी सिनेमा ज्यादा बनने लगा और उर्दू का ट्रेंड कम हुआ फिल्में बनने का, तो फिर वो कराची शिफ्ट हो गए, और फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन टेलीविजन के लिए म्यूजिक बनाते हुए रखी म्यूजिक के साथ, और उन्होंने ऐसे ऐसे यादगार मिली नगमे दिए हमें, जो आज भी, मतलब हम पिछले दिनों ही मेरे एक बेटे के स्कूल में हो रहा था फंक्शन, तो वो कहने लगा कि जी हमने एक गाने के ऊपर परफॉर्म करना है। तो मैंने कहा जी कौन से के ऊपर? तो वो कहने लगा कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। मैंने कहा बेटा ये आपको पता है कि किसने कंपोज किया? निसार बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन है। तो आज मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ये इस तरह के यादगार गाने, कौमी नगमे उन्होंने दिए। फिर एक था ए वतन पाक वतन प्यारे वतन, पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन, खूबसूरत गाना, आज भी याद है लोगों को कि वो। और फिर अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। तो ऐसे गाने फिर उन्होंने बनाने शुरू किए कराची में। और अगेन टीना सानी, कहाँ शुरू किया मैडम से सफ़र, मैडम नूरजहां से, और फिर यंग सिंगर जैसे टीना सानी, उनके साथ भी उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। तो निसार बज़मी साहब जो थे वो अरशद महमूद, बहुत बड़े म्यूजिशियन खुद अपनी तर्ज के, तो वो उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई तो वो याद कर रहे थे, क्योंकि कराची में उन्होंने बहुत वक्त गुजारा निसार बज़मी साहब के साथ। तो याद कर रहे थे और बता रहे थे कि निसार बज़मी एक ऐसे म्यूजिशियन थे जो कि कम्युनिकेट करते थे थ्रू हिज म्यूज़िक। और वो जो है ना, अगेन वही वाली बात है कि म्यूज़िक की ज़बान से, क्योंकि वो पेंटर भी थे, तो वो पूरी मंजर कशी कर देते थे, और फिर वो शायर भी थे, तो फिर वो जो अल्फाज को समझना, उनके एहसास को समझना और उसको म्यूजिक के साथ पोर्ट्रे करना, वो जो था वो निसार बज़मी का खासा था। एक कंप्लीट शख्सियत था, बिल्कुल आर्टिस्ट थे, ट्रू आर्टिस्ट, फनकार अंदर तक। और कितने मजे की बात है कि देखें 11 साल की उम्र का बच्चा एक इंडस्ट्री में आ गया, एक हादसाती तौर पे आप समझते हैं, लेकिन वो अंदर से आर्टिस्ट था,
और वो आर्टिस्ट रहा और उसने उसी में अपने फन में क्या कमाल हासिल किया। तो एक शेर भी मैं फिर एक उनकी किताब आई शायरी की, फिर साज़े सदा खामोश हुआ, तो उसमें एक उनका जो कथा है वो मैं सुनाना चाहूँगा कि मिज़राब की हरकत तेज़ हुई, तारों में हुई बेचैनी सी, एक दर्द भरा नगमा उभरा, फिर साज़े सदा खामोश हुआ। और इसमें भी आप देखिए कितनी मौसीकियत है कि उन्होंने साज़ का भी जिक्र किया, सदा का भी जिक्र किया, नगमे का भी जिक्र किया। और ये अगेन ये उनकी एक किताब है हमारे पास, यादगार अनगिनत गाने हैं जो कि हम याद कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और निसार बज़मी जो हैं आज भी आई थिंक उनके बनाए हुए ट्रेंड, क्योंकि दैयरा हों, इखलाक अहमद हों, इन सब की आवाज़ों में हमें जो है वो निसार बज़मी के बनाए हुए गीत सुनने को मिलते हैं और याद आते हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा तो तुमको एक शख्स याद आएगा। ये वो सारे गाने हैं जो कि मिली नगमों की बात करें या जैसे उनके बाकी गानों की भी बात करें तो ये एवरग्रीन है। आज भी उस टाइम पर ये गाए हुए गाने और मिली नगमे, लेकिन आज भी ये हर जगह पे आप देखें मिली नगमे हैं तो वो हर स्कूल में आपको बचते नजर आएंगे, गाते नजर आएंगे। अभी रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला। और पाकिस्तान का शायद ही कोई मौसीकी से और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड हो या मीडिया से रिलेटेड अवार्ड हो जो उनको ना मिला हो। तो बिल्कुल हर वक्त उनकी रिकॉग्निशन रही, लोग उनको ढूंढते रहे। और अगेन कराची जाने के बाद उन्होंने सिखाया बहुत। अगर आप देखें तो आज भी कराची में बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम भी किया टेलीविजन के ऊपर, म्यूजिक कंपोजर्स हैं जो आज भी निसार बज़मी साहब को अपना उस्ताद मानते हैं, उनको याद करते हैं और बिल्कुल उनका नाम आज भी उनके थ्रू जिंदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा नाम जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम बनाए और वो भी यही बड़े फनकार की निशानी। और डेफिनेटली यहाँ पर जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, वो अगर रिलेट कर सकें तो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये डिस्कशन का मकसद यहाँ पर यही होता है कि हम अपने लेजेंड्स को हमेशा याद रखें कि वो किस तरह से हमारे दरमियान जो है वो आज भी जिंदा है, क्योंकि उनका काम जिंदा है। इंसान अपने काम से ही जिंदा रहता है। तो ये डेफिनेटली वो दुनिया से तो चले गए लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। और इसी तरह से हम बिल्कुल 2007 में उनकी डेथ हुई तो वो जाहिर है इंतकाल फरमा गए, लेकिन ये है कि आज भी जिंदा हैं और उनके गाने मौजूद हैं जो कि हम सुन सकते हैं। लिव्ड अ वेरी लॉन्ग लाइफ, 83 इयर्स की उन्होंने जिंदगी जी और जो उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, रिच लाइफ, बहुत रिच लाइफ। और उन्होंने हमें भी बड़ा रिच किया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक लेगेसी छोड़कर गए, एक विरसा छोड़कर गए म्यूजिक का, जो हमारे लिए आज भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब अगर थोड़ी बात करें, आपने कहा कोई मैंने एक सरप्राइज है, क्या खुशखबरी है जनाब? अच्छा, बात कर रहे थे जी, करेंगे हम कान फिल्म फेस्टिवल की, जिसका आजकल जरा जिक्र काफी हम सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया। मैंने कहा चले जी इसको हम फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताएं ना। हाँ जी, कान फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस में एक शहर है कान, एक बीच टाउन है, और वो जो है वहाँ पर एक फिल्म फेस्टिवल हुआ करता है सालाना, 75 ईयर्स से हो रहा है। तो ये 75वां सालाना मेला था इस दफ़ा। और वहाँ पर हर साल जो है वो दुनिया भर से बेस्ट फिल्में आया करती हैं, और वो फिल्में जो कि कमर्शियल शायद उस तरह ना हो लेकिन जिनमें कंटेंट होता है, जिनमें एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, तो वो कान फिल्म फेस्टिवल में आती हैं। उसका बहुत हाई मेरिट है। ऑस्कर आमतौर पे पॉपुलर या कमर्शियल सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, लेकिन कान जो है वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को और आर्टिस्टिक मेरिट को सेलिब्रेट करता है। तो कान फिल्म फेस्टिवल हुआ इस साल, 2 साल नहीं हो सका कुछ अरसे क्योंकि कोविड की वजह से, लेकिन इस साल फिर हुआ और धूमधाम से हुआ। और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए खास तौर पे खुशी की बात यह है कि हमारी एक फिल्म जो है जॉयलैंड, वो वहां पर फीचर हुई और बहुत बहुत अप्रिशिएट की, हमारे लिए जॉय लेकर आई। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए जॉय लेकर आई। अच्छा, कान का एक मैं आपको बताऊं, अवार्ड्स की भी बात करेंगे, अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कान में जो फिल्म की कामयाबी होती है ना, उसको ये समझा जाता है कि जब फिल्म दिखाई गई तो उसके बाद कितने मिनट तक ऑडियंस ने खड़े होकर अपलॉज किया। एग्जैक्टली। तो वो जो है माशाल्लाह माशाल्लाह जॉयलैंड जो है उसको 10 मिनट तक ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजाते रहे। 10 मिनट ये तो वाकई पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है, क्योंकि अभी इस वक्त हम पोस्टर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। बताएंगे हमारे के पीछे टीम कौन है? जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये एक यंग डायरेक्टर है साइम सादिक, जिन्होंने ये फिल्म जो है वो डायरेक्ट की। उनकी पहली फिल्म थी
फीचर फिल्म, और साइम सादिक की ये पहली फीचर फिल्म प्रोड्यूस की सरमद सुल्तान खूसट ने, जो बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं उनको। ही इज हिमसेल्फ अ वेरी वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो उन्होंने ये प्रोड्यूस की और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। अलीना खान मेन रोल कर रही हैं। फिर उसके बाद सानिया सईद, जो टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम, सानिया सईद हैं, सरवत गिलानी हैं, और सलमान पीरजादा हैं, और सोहेल समीर हैं। तो ये सब कान में थे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। और आप देखिए कि आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रेडिशन भी है, मॉडर्निज्म भी है। एग्जैक्टली मैं अभी इसी के ऊपर ही बात करने लगी थी कि लोगों ने सबसे ज्यादा इस चीज को भी एंजॉय किया। स्टैंडिंग ओवेशन डेफिनेटली वो मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है, और इसके अलावा स्टैंडिंग ओवेशन, तो ये सब चीजें तो मैटर करती हैं। उसके साथ साथ जो जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत ग्रेसफुली, स्पेशली कल्चर, कि हमारे फनकार जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो हम सब को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगेन जिस तरह मैंने कहा, मॉडर्निज्म भी नजर आएगा, बट आपको पाकिस्तानियत भी बहुत नजर आएगी। और ये सर्टेन ग्लांस इमर्जिंग डायरेक्टर्स का जो अवार्ड था, जूरी का अवार्ड, अगेन मेरिट की बात हो रही है, ये पॉपुलरिज्म की बात नहीं हो रही कि जी हिट हो गई, कितने उसको कमर्शियल सक्सेस थी, ये मेरिट की बात हो रही है। तो जूरी जो थी, जिसमें वेनेजुएला का डायरेक्टर था, जिसमें ईस्ट यूरोप से अच्छे बड़े डायरेक्टर्स, वो सब जूरी पे बैठे हुए थे, उन्होंने फिर जॉयलैंड को जो है वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज जी। और पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हर जगह आपको कान में पाकिस्तान की सोशल मीडिया नजर आ रही है। याद करा दिया। हाँ, सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि तमाम लोग जो कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में फिल्म्स अच्छी, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में फिल्म और ड्रामा में आपको फर्क नजर नहीं आ रहा होता। सो उन्हीं लोगों के लिए पैगाम है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल। अपना कंटेंट आप देखेंगे, आप खुद उसको ऑन करेंगे, खुद उसको रिकग्नाइज करेंगे, और खुद जो है आप उसको जब अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली आज देखें इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनली जो है वो किस तरह से हमारे काम को रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो एक तरह से अब ये शुरुआत है, शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन शायद अब हमने समझना शुरू कर दिया है कि हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है उसी को हमने आगे लेके चलना है। तो अपनी फिल्म्स देखें, अपनी फिल्म्स को प्रमोट करें, ताकि लोग और भी देखें और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो जा सके। प्रमोट करें हारून, खैर इस पे फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, महफिल करेंगे। आप अच्छे प्रोडक्ट देंगे ना तो लोग प्रमोट करेंगे। देखिए अगेन कमर्शियल भी जरूरी है, उसकी भी एक अपनी ऑडियंस है, और ये जो क्रिएटिव फिल्में हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, इनकी भी जगह है। हम पहले भी बात करते रहे हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज डेवलप करनी है, अपनी फिल्म की लैंग्वेज। अगेन हम इरानियन सिनेमा की बात करते हैं, और कि बहुत आर्टी सिनेमा है, वहाँ भी कमर्शियल सिनेमा बनता है, लेकिन साथ साथ आर्टिस्टिक सिनेमा भी बनता है, और दोनों फिल्में चलती हैं और दोनों फिल्में अप्रिशिएट होती हैं। और इंशाल्लाह हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। तो पाकिस्तान में भी आपको कमर्शियल फिल्में भी अभी ईद पे नजर आई, और अब आपको आर्टिस्टिक फिल्में भी नजर आ रही हैं, जॉयलैंड जैसी। थैंक यू सो मच हारून, आप तशरीफ लेकर आए हमेशा की तरह। आज ये सेगमेंट मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, वजह उसकी बड़े लोगों की बातें करते हैं, इसलिए बड़े खूब अंदाज में। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया।